इस टॉपिक में अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो अधिगम का अर्थ पढ़ाया है, व्यवहार में होने वाला वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम। उसके बाद मैंने अधिगम की प्रकृति को समझाया कि अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। उसमें हमने चर्चाएं की थी, लगभग 15-16 बिंदु थे, जिसमें से मैंने आपको ये बताया है कि इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है, उनको बहुत अच्छे से कवर करना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना है। उसके बाद हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। कारकों में स्पेशली व्यक्तिगत कारक, शिक्षक संबंधी कारक, कार्य संबंधी कारक, संगठन संबंधी कारक और वातावरण संबंधी कारक, ये 5 प्रकार के मैंने कारक पढ़ाए। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो व्यक्तिगत कारक होते हैं। व्यक्तिगत कारक को बहुत अच्छे से आपको कवर करना होता है और यहीं से लगभग एग्जाम में प्रश्न आता है, बाकी से रेयर चांस में कोई प्रश्न आएगा। तो मैंने साथ साथ में चर्चा की कि व्यक्तिगत कारक में मोटिवेशन, इच्छा शक्ति, आयु परिपक्वता, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, शवेंग, आकांक्षा, आपका थकान, जीवन उद्देश्य, ये सब व्यक्तिगत कारक, अहम ग्रस्तता, विन्यास, सेट, कोई चीज परिस्थिति में कार्य करने की तत्परता, ये सब व्यक्तिगत कारक हैं। इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन और विल पावर और परिपक्वता, इन 3 कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना था। उसके बाद जो मैंने बिंदु आपको पढ़ाया था वो स्टार्ट किया था हमने अधिगम के प्रकार, टाइप्स। जो लास्ट अपनी क्लास थी वो अधिगम को टाइप्स को लेकर थी। अधिगम के टाइप के अंतर्गत हमने रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपान के सिद्धांत को पढ़ा, जहां अधिगम के उसने 8 प्रकार बताए थे। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, कॉन्सेप्ट अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या। इसमें से जो सबसे बेस्ट प्रकार होता है वो पहला होता है संकेत, और सबसे सबसे खराब प्रकार होता है वो संकेत अधिगम होता है, और सबसे बेहतरीन जो प्रकार होता है वो समस्या समाधान होता है। इसके अलावा डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। अभिग्रहण, बोलकर या लिखकर याद करना; रोट लर्निंग, रटकर याद करना; अन्वेषण अधिगम, जिसको आप इसने खोज, एक्सप्लोर लर्निंग बोला है, दिए गए विषय वस्तु में से नया विचार खोज करके निकालना; और चौथा लर्निंग इसने बताया था अर्थपूर्ण अधिगम, जो सबसे बेस्ट प्रकार होता है कि अपन कोई चीज को समझ कर सीखते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार होता है, इसको अपन मीनिंगफुल लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद मैंने अधिगम टॉपिक को देखो 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। एक तो अधिगम का बेसिक होता है। बेसिक का जो मतलब मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो बेसिक पढ़ाया है कि अधिगम होता ये है, अधिगम की विशेषता ये होती हैं, अधिगम के प्रकार ये होते हैं, अधिगम के डोमेन्स ये होते हैं, तो बेसिक चीजें हैं। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है अधिगम के सिद्धांत। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है, और ये सबसे अधिक समझने वाला पार्ट भी होता है, वो अधिगम के सिद्धांत होते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं अपन, अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ते हैं, लर्निंग प्लेटियस अधिगम पठार पढ़ते हैं, और लर्निंग कर्व पढ़ते हैं, अधिगम वक्र पढ़ते हैं। ये लास्ट के छोटे बिंदु होते हैं। तो 3 पार्ट में इस पूरे टॉपिक को अपन डिवाइड करते हैं। अभी जो आपका पहला बेसिक पार्ट था इस टॉपिक का, अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित कौन से करते हैं, प्रकार कौन से, ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब सेकंड पार्ट मैंने स्टार्ट किया था अधिगम के सिद्धांत, और सिद्धांतों के अंतर्गत भी हमने स्टार्ट कर लिया था शायद सिद्धांत। और सिद्धांतों में मैंने आपको 3 उपागम बताए थे: तल उपागम, नितल उपागम और कार्यनीति उपागम, वर्क इथिक। तल का मतलब होता है चीजों को रट लेना, नीतल का मतलब होता है चीजों को गहराई तक समझना, और वर्क इथिक का मतलब होता है कि मुझे तो केवल हर उस उपागम का प्रयोग करना है जो मेरे लिए उपयोगी होगा। मतलब मुझे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन की प्रोसेस में जो चीजें मेरे लिए साथ खड़ी होंगी, जो चीजें मुझे योगदान देंगी, मैं चाहे वो तल का प्रयोग करूं चाहे मैं नीतल का प्रयोग करूं, दोनों का बराबरी से प्रयोग करूंगा, मुझे केवल फायदा मिलना चाहिए। इसको अपन कौन सा उपागम बोलते हैं? वर्क इथिक, कार्यनीतिक उपागम बोलते हैं। अब इन तीनों उपागम में से 3 विचारधाराएं निकलती हैं, जिनको अपन बोलते हैं व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। ये इसका पूरे टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इस पूरे अधिगम टॉपिक का जो आपका पहला टॉपिक है, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। व्यवहारवाद क्या है? तो व्यवहारवाद वो विचारधारा है जो ये मानती है कि वातावरण जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो बाहरी इन्वायरमेंट, जहां आप चारों तरफ से प्रभावित होते हैं, बाहरी लोगों से प्रभावित होते हैं, परिवेश है, ये आपके जीवन को डिसाइड करता है। ये विचारधारा है व्यवहारवाद। संज्ञानवाद मानसिक क्रियाओं को इंपॉर्टेंट मानता है, और निर्मितवाद ये कहता है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये 3 विचारधाराएं हैं, उनमें सबसे पहली विचारधारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं व्यवहारवाद।
व्यवहारवाद के अंतर्गत सिद्धांतों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पुनर्बलन व्यवहारवादी और एक होते हैं अपुनर्बलन व्यवहारवादी। पुनर्बलन व्यवहारवादी का मतलब होता है कि व्यवहार की जो इकाई होती है वो होती है एस और आर। एस का मतलब होता है स्टिमुलस यानी उद्दीपक, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो पुनर्बलन को स्वीकार करेंगे वो तो कहलाए पुनर्बलन व्यवहारवादी, और जो उद्दीपक और आर के मध्य मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करते वो कहलाते हैं अपुनर्बलनवादी। अपुनर्बलनवादी में केवल एक ही सिद्धांत आता है, एडविन गुथरी का समीपता अनुबंधन, वो लास्ट में अपन पढ़ेंगे। पुनर्बलनवादी के अंतर्गत चार सिद्धांत आते हैं, जिसमें पहला आता है थॉर्नडाइक। कौन आता है? थॉर्नडाइक। दूसरा आता है आईपी पावलोव जो आज हम पढ़ेंगे। तीसरा आता है हल और चौथा आता है स्किनर। ये चार सिद्धांत आपको, चार थ्योरीज आपको पढ़नी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एडवर्ड एल थॉर्नडाइक आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया, यानी व्यवहारवाद का एक सिद्धांत हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। सेकंड सिद्धांत पावलोव हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक बार थॉर्नडाइक को रिपीट करता हूं और थॉर्नडाइक के सिद्धांत का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो था प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये इसका एक नाम है, बाकी मैंने बहुत सारे नाम लिखाए थे। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, संबंधवाद का भी बोलते हैं, संयोजनवाद भी बोलते हैं, बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आवर्ती का सिद्धांत भी बोलते हैं, परिश्रम धैर्य का सिद्धांत भी बोलते हैं और हर्ष व दुख का सिद्धांत भी बोला जाता है। ये सब इसके उपनाम है, तो सब नाम याद करने, और वो नाम जहां मैं ये बोलता हूं कि एग्जाम में आया हुआ है कम से कम वो रिपीट जरूर करना है। एक ही नाम इसका केवल ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं, प्रयास त्रुटि सिद्धांत। सिंपल सा प्रयोग था। ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी क्रिया कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जब प्रयास करते हैं तो आपसे क्या होती हैं? गलतियां होती हैं। जो गलती आप एक बार कर देते हो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। एक वक्त ऐसा आता है कि आप प्रयास करते हुए, गलतियां करते हुए ये सीख जाते हो कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये नहीं करना चाहिए। यही प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है। इसने प्रयोग किया बिल्ली के ऊपर। छोटा सा प्रयोग था। यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ, बाहर इसने मछली का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली जो है वो क्या है? भूखी है। और बिल्ली भूखी है तो सबसे पहले रिस्पॉन्स करती है, अनुक्रिया करती है। क्या करती है? रिस्पॉन्स या अनुक्रिया करती है। अनुक्रिया करते करते अचानक से इसका पैर लीवर पे पड़ता है, दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली को बाहर आके मछली का टुकड़ा मिलता है। हमने बिल्ली को फिर बंद कर दिया। 10 डेज, लगातार 10 दिन हमने प्रयोग किया। कितने दिन प्रयोग किया? 10 दिन हमने लगातार प्रयोग किया। तो हमने देखा कि पहले दिन जो बिल्ली को समय लगा वो दूसरे दिन नहीं लगा, दूसरे दिन बिल्ली को समय लगा वो तीसरे दिन नहीं लगा। 10वें दिन तक आते आते बिल्ली को ये समझ में आ गया कि मुझे अनावश्यक रूप से इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, और वो सीधी यहाँ पे आती है, इस लीवर को दबाती है, दरवाजा खुल जाता है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। बिल्ली ने इस प्रयोग के माध्यम से ये सीखा कि जो गलतियां उसने शुरुआती चरण में की वो अगले चरण में नहीं की, अगले में की वो उससे अगले में नहीं की। एक वक्त ऐसा आया कि इसने अपने प्रयास और गलतियों से सीखते हुए सही उद्दीपक अनुक्रिया में क्या स्थापित कर लिया? संबंध। उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करना ही सीखना है। यही सिद्धांत की बेस लाइन है। हर सिद्धांत की एक टैग लाइन होती है, वो टैग लाइन आपको पकड़नी है। तो इस सिद्धांत की जो टैग लाइन है वो ये है, उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीखना है। तो उद्दीपक कौन है? मछली का टुकड़ा। उद्दीपक का मतलब जो क्रिया या कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उद्दीपक बोलते हैं। और उस उद्दीपक को देखकर जो व्यवहार करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। बिल्ली ने किस में संबंध स्थापित करना सीख लिया? उद्दीपक व अनुक्रिया। बस इस सिद्धांत की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, सीखना उद्दीपक अनुक्रिया में प्रत्येक संबंध स्थापित करके होता है। बस इतना सा आपको समझना और कुछ नहीं समझना था। इसकी उपयोगिता पे मैंने 3-4 बातें की थी। ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी होता है क्योंकि वो गलती करके सीखते हैं। जितने भी गामक कौशल होते हैं, लिखना, बोलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल, स्विमिंग करना, कपड़े पहनना, ड्राइविंग करना, ये जितनी भी मोटर स्किल होती हैं उन सब में सिद्धांत का प्रयोग होता है। गणित, विज्ञान, सोशोलॉजी में सिद्धांत का प्रयोग होता है। कर्मिक रूप से सिद्धांत सीखने पे बल देता है, धीरे धीरे सीखने पे बल देता है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का सिद्धांत क्या करता है? विकास करता है। आलोचना में इसके 2-3 बिंदु याद रखना। एकमात्र ये सिद्धांत, इसको यांत्रिक बोला जाता है। वैसे तो व्यवहारवादी सभी यांत्रिक होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, क्योंकि चीजों को बार बार दोहराव पे बल देते हैं। मानसिक क्रियाओं की
का ये समर्थन नहीं करते, इसलिए इनको सभी को यांत्रिक बोला जाता है। लेकिन ऑप्शन में यदि चारों आ जाए और आपको एक सिलेक्ट करना हो तो आप थॉर्नडाइक को कीजिएगा कि ये सबसे अधिक यांत्रिक सिद्धांत है, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा की जाती है एक ही क्रिया की। दूसरा, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे अचानक से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, और ये धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें इनसाइट का प्रयोग कहीं भी नहीं होता, और इसमें पूर्व दृष्टि का प्रयोग नहीं होता, इसमें पश्च दृष्टि का प्रयोग होता है। ये सिद्धांत मैंने आपको क्लास में कंप्लीटली समझा दिया था। आज की क्लास में अपन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य और 5 गौण नियम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको आईपी पावलोव पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप 10 सेकंड अपने लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अपन आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। करें। ओके, आज की क्लास का बिंदु है अपना, थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत प्रश्न आते हैं इसके ऊपर। थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के कुछ नियम बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? अधिगम के कुछ नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कई नियम बताए, मुख्य नियम और गौण नियम। इसमें मुख्य नियम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल जितने भी आते हैं वो मुख्य नियम पे आते हैं। गौण नियम पे पर्सन पूछ भी लेता है और नहीं भी पूछता है, मतलब आ भी जाए और नहीं भी आए, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य नियम बताए। सबसे पहले मैं आपको मुख्य नियम समझाऊंगा। देखो, इसने जो सिद्धांत दिया था वो 1898 में दिया था, एनिमल इंटेलिजेंस रिसर्च पेपर में। और जो इसने नियम बताए वो कब बताए? 1913 में। कब दिए नियम? 1913 में। और ये जितने भी नियम हैं, इन नियमों का प्रयोग अलग अलग सिद्धांतों में हमें दिखाई देगा, याद रखना, ठीक है ना। कोई सिद्धांत किस नियम पे आधारित है, कोई सिद्धांत किस नियम पे आधारित है, लेकिन थॉर्नडाइक का सिद्धांत एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिसमें सभी नियमों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। तो इसको पूरा आपको याद रखना है। थॉर्नडाइक के नियमों में पहला नियम मैं आपको समझा रहा हूं, तत्परता का नियम। आराम से समझना कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, तत्परता का नियम। हेडलाइन डाल लें, मुख्य नियम। सबसे पहले अपन कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? मुख्य नियम। मुख्य नियम में पहला नियम कौन सा है? तत्परता का, लॉ ऑफ रेडीनेस। पूरा पैटर्न समझना है कि सर तत्परता के नियम पे कैसे प्रश्न आ सकता है, हमें किन किन चीजों को देखना है, क्या होता है तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। साधारण रूप से यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो पहला प्रश्न तो आपसे ही पूछेगा कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम में शामिल किया है या नहीं किया है। तो आपको ये पहला पता होना चाहिए कि मुख्य नियम 3 होते हैं और गौण नियम कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये तो बेसिक प्रश्न है, शुरुआती एग्जाम्स में ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते थे। धीरे धीरे एग्जामों का क्लेवर बदला, पैटर्न बदला। आजकल जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो समझ आधारित प्रश्न आने लग गए। आपसे उदाहरण पूछेगा और ये कहेगा कि इस उदाहरण का संबंध कौन से अधिगम के नियम से है, ठीक है, या कौन से नियम का प्रयोग कक्षा में कब किया जाता है। तो आजकल थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न है वो अप्लाइड बेस बनता जा रहा है। तत्परता का मतलब क्या समझते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रेडीनेस। रेडीनेस मतलब तैयार हो जाना। जिंदगी में यदि सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है, पहला स्टेप होता है वो रेडीनेस होता है। बाकी चीजें तो बाद में मिलती जाती हैं, चलते जाते हो, लेकिन सबसे पहली चीज है कि मैं चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। सबसे पहली चीज क्या है? मैं क्या चाहता हूं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सभी चाहते हैं। सभी सच में नहीं चाहते हैं। आप जितने बच्चों को देखते हैं, जितनी बड़ी संख्या को देखते हैं, आपको लगता होगा कि जयपुर में सभी लोग सिलेक्शन लेने के लिए आए हुए हैं। ये भ्रम है तुम्हारा। सब सिलेक्शन लेने के लिए नहीं आए हुए हैं। और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी सभी मेरे पास जो पढ़ने आए हो, सिलेक्शन लेने के लिए नहीं आए हो। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? गलत नहीं कह रहा, मैं बहुत सही कह रहा हूं। एक चीज बताओ मुझे, जो सिलेक्शन लेने के लिए आ गया ना, सच में वो सिलेक्शन लेके जाएगा?
उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जिसको जो बनना होता है ना वो 100% बनता है। बाकी तो हम बीच वाले हैं। सर मन में तो बहुत ही मेरे, मैं लेके भी आयो घर आऊं, फिर सर डिस्टर्ब हो गया मैं। क्यों भाई, क्यों डिस्टर्ब हो गया? किसने किया डिस्टर्ब? कोई किसी को डिस्टर्ब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सर मैं बहुत सही था सर, लाइब्रेरी में गया था और वो अच्छी लगी, बात करने लग गया और फिर सर रहा ही नहीं गया। फिर सर मैं डिस्टर्ब हो गया। मतलब किसी बाहरी व्यक्ति ने तुम्हें बदल दिया, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मतलब तुम हो जाना चाहते थे। उसमें इतनी ताकत थोड़ी थी। तुम पहले से खाली थे, मौका नहीं मिला, उसने मौका दिया, तुम तैयार थे, हो गए। तुम चाहते थे वो चीज, तुम चाहते थे तब ऐसा हुआ। तुम नहीं चाहते तो मैं कहता हूं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता सर। तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता और तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। तुम नहीं चाहते तो। तुम सच में चाहते हो कि सर मुझे नौकरी लगनी है और मुझे 1 साल के भीतर लगनी है, तो तुम्हारी रेडीनेस यदि है तो तुम रास्ता खोज लोगे कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, किन चीजों पे कितना ध्यान देना चाहिए, मेरे लिए इस समय सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है, मेरे लिए इस समय सबसे बेस्ट क्या नहीं हो सकती। हर चीज तुम वही करोगे जो तुम्हें उस लक्ष्य की ओर लेके जाएगी, यदि सच में तुम्हारे अंदर क्या है, तत्परता। यदि ये नहीं है तो मैंने कहा बाकी चीजें बीच बीच में आएंगी, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। तुम डालते रहना कि सर उस साल ऐसा हो गया था, अगले साल ऐसा हो गया था। मतलब सच में तुम उन चीजों को चाहते थे इसलिए ऐसा हुआ, तुम नहीं चाहते तो वो चीज नहीं होती। इसलिए कभी किसी से मत कहना कि सर मैं सिलेक्शन चाहता था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। सर मैं पढ़ाई तो बहुत की थी, मेरा मन तो बहुत था, लेकिन परिस्थितियों ने बदल दिया। ना परिस्थिति आपको हरा सकती है, ना और चीजें हरा सकती हैं। तुम चाहते हो, तुम्हारी नीयत है, 100% रिजल्ट आएगा। ये नियम क्या कहता है? 100% सत्य है ये। इसलिए हर इंसान अपनी सफलता के लिए भी जिम्मेदार खुद है और अपनी असफलता के लिए भी जिम्मेदार कौन है? कौन सा नियम कहता है? मैं चाहता हूं फिजिकली और मेंटली तो मैं इस कार्य को करना सीख जाऊंगा, और यदि मैं नहीं चाहता फिजिकली और मेंटली तो मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। ये कौन सा नियम है? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य। घोड़ा आपका है, आपने पकड़ा घोड़े को और कहा कि चल तुझे पानी पिला के लाऊंगा। घोड़ा का मन नहीं है बेचारे का पानी पीने का, लेकिन तुम, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, छोटे वाला भाई, कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई कान पकड़ रहा है, जबरदस्ती पकड़ के इसको ले गए और तालाब के पास ले जाके ये पानी गर्दन ऊपर कर रखे, लेकिन तुमने जबरदस्ती कहा मैं तेरा मालिक हूं, और तुमने रस्सी खींच के इसका मुंह पानी में लगाया, लेकिन पानी की बूंद अंदर नहीं जाएगी। तुम पूरे घर वाले जितना जोर है उतना लगा लेना, आप पानी तक लेके जा सकते हो, लेकिन पानी की बूंद यहां तक अंदर ये जाने नहीं देगा क्योंकि इसकी इच्छा नहीं है। समझ में आ रही है बात? घोड़ा आपका है, तालाब तक ले जा सकते हो लेकिन पानी नहीं पिला सकते। वही बात तुम पे लागू होती है। घर वाले जयपुर तक भेज सकते हैं, कोचिंग का पैसा जमा करवा सकते हैं, तुम्हें पीजी में या कोई ऐसी जगह रख सकते हैं जहां तुम्हें खाना नहीं बनाने पड़ा, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना पड़े। कई बच्चों के पास सुविधा के लिए स्कूटी और मोटरसाइकिल दिला देते हैं कि बेटा कोचिंग तक जाने आने का टाइम बच जाएगा। लेकिन तुम क्लास में आकर और यहां आके पढ़ के जाते हो कि नहीं जाते हो, किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारी तत्परता पे डिपेंड करेगा। तुम्हारी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती कि बगल में क्लास में आके बैठ गई, बेटा गोलू देख रहे धीर सिंह सर की तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ बेटा। वो तुम्हें बार बार ये नहीं कर सकती। ये तुम्हारे अंदर से आग होगी, आवाज आएगी, मुझे सीखना है, समझना है, तो सीख जाओगे, अन्यथा नहीं सीखोगे। ये कौन सा नियम कहता है? क्लास में आते ही सबसे पहले टीचर कौन से नियम का प्रयोग करता है? मैंने क्लास में आते ही आपको कहा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, इसमें मैंने अब तक ये पढ़ा दिया है, आज की क्लास से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसका उद्देश्य केवल आपको रेडी करना था, क्योंकि मैं आप सबको जानता हूं। आप मुंह उठा के आते हो, आपको ये नहीं पता होता कि सर ने पहले क्या पढ़ाया था। मतलब हम तत्पर हैं नहीं, मैं आपको तत्पर करता हूं।
फिर मैंने कहा कि नियम बड़े इंपॉर्टेंट है, मुख्य नियम से बहुत प्रश्न आते हैं। आपका माइंड एक्टिव हो गया कि यार मुख्य नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें प्रश्न आते हैं। ये जो जितनी बातें करता हूं ना मैं, ये आपको तैयार करने के लिए कि आप एक्टिव हो जाओ कि आज हम ये सीखने वाले हैं। तो कक्ष में आते ही सबसे पहले टीचर कौन से नियम का प्रयोग करेगा? मैं जो आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाता हूं कि मैंने अब तक ये पढ़ा है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये लॉ ऑफ रेडीनेस। जैसे प्रश्न एग्जाम में आ गए, दूसरा प्रश्न पूछ लेगा, यदि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना हो तो आप कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? तत्परता के नियम का। बच्चे की रुचि उत्पन्न करनी है, कौन से नियम का प्रयोग करोगे? तत्परता के नियम का। बच्चे में जिज्ञासा जागृत करनी है, कौन से नियम का प्रयोग करोगे? तत्परता के नियम का। बच्चे का ध्यान केंद्रित करना है क्लास में, कौन से नियम का प्रयोग करोगे? तत्परता का। ये चारों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। टोटली आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है तत्परता के नियम के अकॉर्डिंग। जैसे घोड़े वाला बहुत बार पूछा गया, ऐसा कोई भी बना देगा। आपको समझ में आना चाहिए कि नियम कहना क्या चाहता है। नियम ये कहना चाहता है कि यदि मेरी इच्छा और रुचि है तो मैं इस कार्य को करना सीख जाऊंगा, अन्यथा मैं इस कार्य को नहीं सीखूंगा। ये कौन सा नियम कहलाएगा? तत्परता का नियम। समझ आ गई बात? कोई डाउट है किसी को इस नियम पे? लिखें आप इस नियम के बारे में। तत्परता का नियम, किसी क्रिया या कार्य को करने के लिए, किसी क्रिया या कार्य को करने के लिए यदि हम शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं, किसी क्रिया या कार्य को करने के लिए यदि हम शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं तो उसे करना सीख जाते हैं। किसी क्रिया कार्य को करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं तो उसे करना सीख जाते हैं। करने के लिए तैयार हैं तो उसे करना सीख जाते हैं, अन्यथा नहीं। किसी कार्य को करने के लिए हम शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं तो करना सीख जाते हैं, अन्यथा नहीं। ये कौन सा नियम है? तत्परता का नियम। ठीक है, लिखना। जैसे, ये एग्जाम्पल बहुत बार आया हुआ आरपीएससी में। जैसे घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन सा नियम है? तत्परता का। उदाहरण को भी पूछ लेगा, घर वाले आपको कोचिंग तक भेज सकते हैं, लेकिन सीखना ना सीखना तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करेगा। मतलब गेम जो है वो आपकी रुचि का है, गेम जो है वो आपकी इच्छा का है। तुम चाहोगे तो चीजें हो जाएंगी, तुम नहीं चाहते तो कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं सिखा सकता। ये लॉ ऑफ रेडीनेस है। अब इस नियम का प्रयोग अपन कहां कहां कर सकते हैं, इस पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो लिखना, इस नियम का प्रयोग, इस नियम का प्रयोग रुचि उत्पन्न करने में, इस नियम का प्रयोग रुचि उत्पन्न करने में, ध्यान केंद्रित करने में, रुचि उत्पन्न करने में, ध्यान केंद्रित करने में, ये सब लाइन एग्जाम में आई हुई है, याद रखना। जिज्ञासा जागृत करने में, रुचि उत्पन्न करने में, ध्यान केंद्रित करने में, जिज्ञासा जागृत करने में, तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करने में किया जाता है। रुचि उत्पन्न करने में, ध्यान केंद्रित करने में, जिज्ञासा जागृत करने में, तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करने में किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करने में किया जाता है। ये लॉ ऑफ रेडीनेस है।
सिंपल प्रश्न पूछता है तो ये पूछेगा कि तत्परता का नियम किसने दिया, आपने कह दिया थॉर्नडाइक ने दिया है। तत्परता का नियम किस में शामिल है, आपने कह दिया कि तत्परता का नियम प्राथमिकता के नियम में या मुख्य नियम में शामिल है। तत्परता के नियम से संबंधित एग्जाम्पल पूछेगा तो घोड़े वाला पूछा गया आज तक, बट फिर भी आप याद रखना कि इससे रिलेवेंट ऐसा कोई भी पर्सन कि मेरी इच्छा होगी, रुचि होगी तो मैं कार्य करूंगा, अन्यथा मैं कार्य नहीं करूंगा। शिक्षक कक्षा में आते ही सबसे पहले कौन से नियम का प्रयोग करता है, तो आपको याद रखना तत्परता के नियम का सबसे पहले प्रयोग करेगा क्लास में आते ही। एक इसमें बाद में इसने संशोधन किए थे, पहले संशोधन के ऊपर प्रश्न आते नहीं थे बट आजकल आने लग गए। इसने क्या किया, तत्परता के नियम में दो शब्द को और शामिल किया था, संतोष और खींच। क्या शामिल किया था, संतोष और खींच। यद्यपि संतोष शब्द जो है वो तीसरे नियम को भी बोलते हैं, तो इससे बच्चों में कंफ्यूजन भी पैदा होता है। वैसे संतोष का नियम किसको बोलेंगे, जो मैं थर्ड नियम पढ़ाऊंगा, बट संतोष और खीज शब्द को इसने इस नियम में भी शामिल किया। इसका मतलब ये था, यदि कोई काम करने के लिए आप तैयार हो और वो काम करने आपको दिया जाता है तो इससे आप में क्या पैदा होता है, संतोष पैदा होता है। मान लीजिए कोई काम करने को आप तैयार हो और वो काम आपको नहीं करने दिया जाता है तो आप में क्या पैदा हो जाती है, खीज। मतलब थे कोई काम करना चाह रहा और वो काम को थाने मौको नहीं मिलो तो भी से थारे अंदर क्या पैदा हुआ है, खीज पैदा हो जाए। अमूमन देखा होगा आपने कि मैं करना चाह रहा था, आप कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी मन पसंद थी वो करना चाह रहे थे, घर वालों ने मना कर दिया तो आपको अजीब बुरा फील होगा। और कोई चीज आप करना चाह रहे थे और वो करने दी जाती है तो उससे आपको क्या पैदा होता है, संतोष। समझ गए ना आप सच में ये जो पढ़ाई कर रहे हो वो संतोष वाली कर रहे हो क्या? आप ईमानदारी से अपने आप से पूछना। कितने लोग हैं जिन्होंने इस कैरियर को मजबूरी में चुना है, कितनों की ये चॉइस नहीं था, ही आ गए। जिंदगी में बहुत बार होती है ना, एक तो जिस चीज से आप नफरत करते हो ना वहीं पहुंच जाते हो। कई बच्चा हूँ बचपन में कि यार ये मास्टर नौकरी मैं कौन करा, बकवास है यार, ये नौकरी हो गई हांड तांडे स्कूल में मैंने कोई मतलब नहीं और नहीं रिप्यो खर्च करे नहीं है, ठीक है। और लास्ट में जिंदगी का मोड पर लिया हुआ कि अपन भी मास्टर नहीं अपनाना पड़े। समझ रहे हो आप, कितने लोगों को मास्टर की नौकरी पसंद है और कितने लोगों को ऑप्शन नहीं बचे लाइफ में, इसलिए लगे कि अब आई कर लें तो ठीक है सर। बताओ मजबूरी वाले कितने बच्चे हैं, ऑप्शन नहीं बचा। अब नहीं बोलेंगे, अब तो कहते बना लियो गुरुजी करांगे जावा गठे। समझ में आ गया नियम, कोई डाउट है किसी को? ये लिख लेना दोनों वर्ड। इस नियम में संशोधन के बाद संतोष और खीज वर्ड शामिल कर लिए गए थे 1930 में। 1930 में थॉर्नडाइक ने संशोधन किया था इसमें और दो नए शब्द शामिल किए थे। 1930 में संशोधन के बाद दो नए शब्द शामिल किए थे, संतोष और खींच। संतोष और खींच। कोई डाउट है किसी को यहां तक, क्लियर है एकदम से? संतोष को मतलब इतना सही था कि मैं कोई कार्य करने को तैयार होता हूं और मुझे करने दिया जाता तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो कार्य मैं नहीं करता हूं तो मुझे क्या होता है, खीज होती है। आप कई बार यूं ही देख लेना कि मान लो आपका पढ़ने का बहुत अच्छा मूड था और आपका कोई उस समय अचानक से दोस्त आके बैठ जाता है। अब वो दोस्त कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, उस समय आपका था यार ये गलत हो गया यार, मेरा अभी तो मुझे 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी थी, मेरा अच्छा मूड था। फिर आप अंदर ही अंदर आपके अंदर असंतुष्टि का सा भाव आएगा, यार इस समय क्यों आया, बाद में आ जाता। तो कोई काम करने को तैयार होते हैं और उस समय नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है, खींच पैदा हो जाता है। सेकंड नियम पे आ जाएं आप, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या कहता है सर, अभ्यास का मतलब क्या होता है, बताएं। किसको बोलते हैं अभ्यास का नियम है? कोई चीज को बार बार करना अभ्यास है।
मुझे लगता है कि गवर्नमेंट नौकरी लगने का सबसे आसान तरीका भी यही से नियम में छुपा है, और ये सिंपल सा रूल है सिलेक्शन का। आप जितने लोगों से राय लोगे उतना ही कंफ्यूजन पैदा होता है, सब अपनी अपनी रायें देते हैं। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है ये सही है, सबके अपने अपने राय। बट मुझे लगता है कि कोई भी बंदा एक किताब ले, एक पाठ्य वस्तु ले, एक विषय वस्तु ले, और उस एक विषय वस्तु को 10 या 15 बार या 20 बार रिवाइज कर ले, तो 100% वो उसमें सिद्धहस्त हो जाएगा, वो उसको कर जाएगा। आप जिस दिन 15 किताबों को एक बार पढ़ने लग गए, इसका मतलब ये मूर्खता है, आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभ्यास का नियम में कहता है किसी एक चीज को पकड़ो और उसको इतनी बार करो कि उसमें आपका पूरी कमांड स्थापित हो जाए। गवर्नमेंट जॉब लगनी हो या लाइफ में कुछ भी करना हो, आप किसी एक चीज को इतनी बार कर लो कि आपको कंप्लीटली उसकी एक चीज क्लियर हो जाए। ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। ये प्रश्न आया हुआ है, किस कथन का संबंध किस नियम से? आप आंसर कर दोगे कि सर अभ्यास के नियम से। हम सब थॉमस एल्वा एडिशन को जानते हैं, सब जानते हैं। मंदबुद्धि था मंदबुद्धि, यस या नो? अरे मंदबुद्धि तो था। अब ये थोड़ी हो सकता है कि यार मंदबुद्धि आदमी दुनिया का इतना बड़ा आविष्कार कर दे कि बिजली के बल्ब का आविष्कार कर दे, लेकिन किसने संभव बनाया? अभ्यास के नियम से। पहली बार प्रयोग किया है सफल, 50वीं बार प्रयोग किया है सफल, 99वीं बार प्रयोग किया तब जाकर क्या हुआ? क्या हुआ तब जाके? असफल। 500वीं बार प्रयोग किया तब जाके क्या हुआ? 900वीं बार प्रयोग किया तब जाके क्या हुआ? असफल। 999वीं बार प्रयोग किया तब जाके क्या हुआ? असफल। 1000वीं बार प्रयोग किया तब जाके वो सफल हुआ। तो उस व्यक्ति ने पीछा नहीं छोड़ा, वो लगा रहा, और उसका परिणाम था कि आज आप लाइट में बैठे हैं, दुनिया को हम देख पा रहे हैं अंधकार में भी। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज का परिणाम था। तो वही चीज आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी है। आप किताबों को मत बदलिए, एक अच्छी किताब को चुनिए और उस किताब को इतनी बार पढ़िए, 5 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं आप उसी को पढ़िए आप, जब तक उसका एक शब्द आपके दिमाग में बैठ नहीं जाए। यही सिलेक्शन का रूल है। और वही मान लीजिए आपके अंदर कंफ्यूजन है कि आप 3 किताबें लेके चल रहे हो, 4 किताबें लेके चल रहे हो, 5 किताबें लेके चल रहे हो, वहीं से अपन क्या होते हैं, पीछे हटने लग जाते हैं, क्योंकि सब चीजें आप पढ़ ही नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, और उनसे कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं। तो अभ्यास का नियम कहता है कि एक चीज को पकड़ो और उसको बार बार करो, आप उसे करना सीख जाओगे। इस नियम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ यूज, एक होता है लॉ ऑफ डिसयूज, उपयोग, और दूसरा पार्ट होता है इसका अनुपयोग। क्या होता है सर उपयोग और अनुपयोग का मतलब क्या है? उपयोग किसको बोलते हैं, अनुपयोग किसको बोलते हैं? उपयोग का मतलब है कोई चीज आपने सीख ली, कोई भी चीज सीख ली, मान लीजिए आपने टाइपिंग सीख ली, आपने गाड़ी सीख ली, कुछ भी सीख ली, यदि उस सीखी गई चीज का आप बराबर प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी में वो बनी रहेगी। यदि आपने कोई चीज सीख ली, उसका बराबर प्रयोग नहीं करते हैं, तो कुछ समय बाद में क्या होगा, आप उसे भूल जाओगे। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है बात? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? आपने कंप्यूटर बहुत अच्छा आता था, 5 साल उसका अभ्यास मत करो, आप कितना अच्छा कंप्यूटर क्यों नहीं आता था भूल जाओगे। जैसे मुझे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग तक आती थी जब मैं बीए कर रहा था, मुझे C++, कोबॉल, बेसिक सब की प्रोग्रामिंग आती थी, ऑटोकैड सब आता था मुझे। आज मुझे कुछ भी नहीं पता, प्रोग्रामिंग का ए वर्ड क्या होता है ही नहीं पता मुझे। वो अभ्यास में ही नहीं रहा, वो छूट गया कंप्लीटली। यदि उसका यूज होता तो उपयोग में बना रहता, उसका यूज नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम भूल गए। यही तो अपनी पढ़ाई में हो रहा है। आप लोग कई बार पढ़ते हो कि सर पढ़ने का कोई बढ़िया तरीका हो, पढ़ने का तरीका क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि कोई किताब उठाया, कोई चैप्टर उठाया, एक चैप्टर का नंबर 3 महीने पहले आया था, उसके बाद उसका 5 महीने बाद में आ रहा है, तो वो चैप्टर 100% क्या होगा, अनुपयोगी दिशा स्थिति में चला गया। इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि आप हमेशा समांतर लेके चला करो चीजों को, 2 या 3 चीजें साथ लेके चला करो।
कि आप जीके को लेकर चल रहे हैं तो फर्स्ट पेपर को आप 3 घंटे बराबर टाइम दे रहे हैं, तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि जो चैप्टर आपका पहले हुआ था फिर दूसरे चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसे मेरा पढ़ने का तरीका ये होता था कि जब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचों चैप्टर में पहुंच गया ना, तो भी 15 मिनट एक बार वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर को मैं आंखों से निकालता था। तो मेरे माइंड में हमेशा उसका क्या रहा, यूज रहा, कॉन्फिडेंस बना रहा कि वो चारों चैप्टर भी मैंने पढ़ रखे हैं, मतलब उनका बराबर रिवीजन चलता रहा। तो जब चीजें तुम समानांतर लेके चलोगे तो तुम्हारे अंदर कभी ये नहीं आएगा कि उस चैप्टर को पढ़े हुए 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने का जब गैप मिलेगा तो 100% क्या करोगे, आप उसे भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे आप उसे। फिर से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि लॉ यूज कर रहा है कि उसको समानांतर प्रयोग करो तुम। हर 10 दिन बाद में एक बार रिवीजन होना चाहिए उस टॉपिक का, हर 21वें दिन रिवीजन होना चाहिए, हर 35वें या 37 दिन रिवीजन होना चाहिए, जिससे उसका क्या होगा, उपयोग होगा। इसलिए आप 2 या 3 चैप्टर साथ लेके जो है, मतलब 2 या 3 किताबें साथ लेके चलिए, जीके साथ लेके चल रहे हैं, सब्जेक्ट को साथ लेके चल रहे हैं, एक पार्ट इसको लेके चल रहे हैं, फिर वापस से वो 20-25 दिन बाद में वापस से वो चीजें रिपीट हो रही हैं, तो उससे आप कभी भूलोगे नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैंने टॉपिक 3 महीने पहले पढ़ा था, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो यूज का मतलब है सीखे गए कार्य का बराबर प्रयोग करना, और अनुपयोग का मतलब है यदि सीखे गए कार्य का प्रयोग नहीं करते हैं तो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध क्या हो जाता है, कमजोर। अब जैसे संस्कृत विभाग में राजस्थानी भाषा में प्रश्न आ गया था, सीखे गए कार्य का प्रयोग ना करने से उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध कमजोर हो जाता है, विषमण हो जाता है। ये कौन सा नियम है, ये अनुप्रयोग का नियम है। क्या नियम है, अनुप्रयोग का नियम। समझ में आ गया? ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, लिखो आप। अभ्यास का नियम लिखो पहले तो आप। किसी भी क्रिया कार्य को बार बार करके सीख जाना, किसी भी क्रिया कार्य को बार बार करके सीख जाना, किसी भी क्रिया कार्य को बार बार करके सीख जाना, किसी भी क्रिया कार्य को बार बार करके सीख जाना। ये कौन सा नियम है, अभ्यास का नियम। इस नियम के 2 भाग हैं। इस नियम के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन से, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज, उपयोग का नियम। उपयोग के नियम में लिखोगे आप, उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, सीखे गए कार्य का बार बार प्रयोग करने से, सीखे गए कार्य का बार बार प्रयोग करने से उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध, सीखे गए कार्य का बार बार प्रयोग करने से उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध मजबूत हो जाता है। सीखे गए कार्य का बार बार प्रयोग करने से उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध क्या हो जाता है, मजबूत। ये तो उपयोग का नियम हो गया। दूसरा अनुपयोग, लॉ ऑफ डिसयूज, सीखे गए कार्य का प्रयोग ना होने पर, सीखे गए कार्य का प्रयोग ना होने पर उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध, सीखे गए कार्य का प्रयोग ना होने पर उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध कमजोर हो जाता है। संबंध क्या हो जाता है, कमजोर। अब एक तो बेसिक प्रश्न है, इनसे रिलेवेंट पूछ लेगा, अभ्यास का नियम क्या कहता है, कोई भी एग्जाम्पल बना देगा। एक बच्चा किसी चीज को बार बार दोहराता है तो उसे करना सीख जाता है, कौन सा नियम है, अभ्यास का नियम। ऐसा प्रश्न पूछ लेगा। उपयोग के ऊपर पूछ लेगा, अनुपयोग के ऊपर पूछ लेगा। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि बच्चे में किसी आदत का निर्माण करना है तो आप कौन से नियम का प्रयोग करेंगे।
बच्चे में लेखन को सुधारना है तो कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, उच्चारण को सुधारना है तो कौन से नियम का प्रयोग करोगे। और जितने भी कलाएं होती हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, ये सब प्रैक्टिस से सीखी जाती हैं। जितना आप अभ्यास करोगे उन चीजों को सीख जाओगे। तो लिख लें नोट डाल के, नोट, अभ्यास के नियम का प्रयोग, अभ्यास के नियम का प्रयोग आदत निर्माण में, लेखन सुधार में, अभ्यास के नियम का प्रयोग आदत निर्माण में, लेखन सुधार में, उच्चारण सुधार में, उच्चारण सुधार में तथा कला प्रशिक्षण में किया जाता है। कला प्रशिक्षण में कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी आ सकता है। बच्चे को संगीत सीखना, नृत्य सीखना है तो कौन सा नियम ज्यादा उपयोगी रहेगा? आदत निर्माण, लेखन सुधार, कला प्रशिक्षण, जितने भी संगीत, नृत्य, अभिनय सब आपके आ गए। इन सब में कौन से नियम का प्रयोग करेंगे अपन? अभ्यास। ये दूसरा नियम आपका हो गया। तीसरा नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, ये नियमों में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभाव का नियम। इसको परिणाम का नियम भी बोलते हैं, इसको संतोष का नियम भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं, परिणाम का नियम बोलते हैं, संतोष का नियम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नियम है ये। समझना इसको, बार बार आएगा ये, बाकी सिद्धांतों में भी इसका प्रयोग होगा। क्या है प्रभाव? इफेक्ट किसको बोलते हैं, परिणाम किसको बोलते हैं, संतोष किसको बोलते हैं? देखो, प्रभाव का मतलब है मैंने कोई काम किया और काम करने के बाद मुझे क्या मिला, वो मेरी लर्निंग पावर को बढ़ाएगा। समझ रहे हो आप आ तो गए तत्पर होके, आपने अभ्यास भी किया, बट आपको यदि आउटकम्स नहीं मिलते हैं तो वो चीज, आपकी तत्परता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा रोल इसका माना जाता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। यदि ये नहीं मिलता है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती हैं। तो कई बच्चों को आप बात करते हैं, खुद अपने आप में भी कई बार देखते होंगे कि हम निराशावादी से हो जाते हैं। एक वक्त के बाद ऑटोमेटिक निराशा आती है। कई बार आप देखते हो कि सर नकारात्मकता बहुत जल्दी आती आएगी। नकारात्मकता, नकारात्मकता को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा सकता, रोक भी नहीं सकते आप। वो एक प्रोसेस है, वो बार बार आएगी, टकराएगी आपसे। आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपनी सकारात्मकता का लेवल बढ़ाते जाएं। नकारात्मकता को रोक नहीं सकते आप, ना कोई ऐसे तरीके हैं। ये सब में आती है, मेरे में भी आ सकती है नकारात्मकता, आप में भी आती रहती है। 2-4 दिन पढ़ाई अच्छी हो जाती है, फिर अच्छी नहीं, फिर लगता है सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत परेशान से हो गए हैं, वैकेंसी कब आएगी सर पता नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर नकारात्मकता लाती हैं जब तक हमें परिणाम मनवांछित नहीं मिलता है। छोटे से बच्चे को अपन लें और छोटे से बच्चे को कहें कि बेटा एक काम कर, इस बगल वाली दुकान से तू सामान लेके आ, और बच्चा दौड़ के गया, आपने उसको 100 रुपये दिए और उसने 90 रुपये का सामान ला दिया, 10 रुपये बच गए। आपने उससे 5 रुपये वापस दिए कि बेटा एक काम कर, तू 5 रुपये की टॉफी खा लेना। आपने उससे कार्य करवाया, कार्य के परिणाम के बदले आपने उसको 5 रुपये दिए। उस बच्चे ने काम किया, उसको परिणाम क्या मिला? अच्छा मिला। वो बच्चा जब भी आपको देखेगा तो उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। वो आपको पहले तो करेगा, नमस्ते अंकल कैसे हैं आप, बढ़िया हैं, कोई काम हो तो बता देना, मैं तैयार बैठा हूं। क्योंकि उसने एक वर्क किया था और वर्क के बदले उसको परिणाम, आउटकम्स क्या मिला? अच्छा मिला। समझ गए? वही बच्चे से आप काम करवाते, वही सामान लेके आता, आपने मंगाया कुछ और था और लेके कुछ
और आ गया, और आप कहते रहे टिंगर तेरे से के मंगायो मैं, लेके क्या आया तू, तेरे को घर वालों ने सामान लेना नहीं सिखाया, और पकड़ी की भी क्या 5-10 गब्बू गाल दिया खींच खींच की। गब्बू जानो ना, ये अन गब्बू बोले हैं। ये चीज तो सीख लो, रूममेट के साथ ही सीख लो कम से कम, तनाव कम होता है इससे भी। तो हमने ये व्यवहार उस बच्चे के साथ किया, सामान लाया था बेचारा, बदले में गब्बू मिले। जब अगले दिन वो बच्चा आपको देखेगा, क्या रिएक्शन होगा उसका? वो भागेगा वहां से, छुपाएगा अपने आप को, और दूसरे बच्चों को भी बोल देगा, ये अंकल को माथो खराब हो रहा है, एक वो काम मत कर दीजिए रे। उसने एक व्यवहार किया, और व्यवहार के बदले परिणाम क्या आया? नकारात्मक आया। और जब परिणाम नकारात्मक आया तो मैं उस क्रिया को दोबारा नहीं करूंगा। और जिस कार्य का परिणाम पॉजिटिव आता है, मैं उस क्रिया कार्य को दोबारा और बार बार करूंगा, और बार बार करूंगा तो करना सीख जाऊंगा। इसको अपन कौन सा नियम बोलते हैं? प्रभाव का नियम। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि एक बार यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका हर वैकेंसी में सिलेक्शन होता है, हर वैकेंसी में सिलेक्शन होता है। मैं कई बार स्टेटस लगाता हूं, आपने देखा होगा, सर मेरा रिट में सिलेक्शन हुआ, फिर सेकंड ग्रेड में हो